आज के इस खास विश्लेषण में हम 1987 की एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की तह तक जाने वाले हैं जो दिल्ली के गांधीनगर में घटी थी। हम इस पूरी कहानी को ना बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए, ये सिर्फ कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, ये इस बात का एक बहुत ही सटीक और भयानक उदाहरण है कि जब हम खतरे की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हैं तो उसका अंजाम कितना भारी पड़ सकता है। रमेश मजूमदार और उनके परिवार ने उन 9 दिनों में क्या कुछ झेला, चलिए इस खौफनाक दास्तान की एक एक परत खोलते हैं। तो चलिए गहराई में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं उस भयानक धमकी से जिसने एक बेहद प्रैक्टिकल इंसान के सारे तर्कों को, सारे लॉजिक को चकनाचूर कर दिया। यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं सबको मार दूंगी। अब ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये वो असली और खौफनाक चेतावनी थी जिसने इस परिवार को अपनी जान बचाकर वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि वो इस स्थिति तक पहुंचे ही कैसे। भाग एक ऐसा सौदा जो कुछ ज्यादा ही अच्छा था। आपको तो पता ही है कि कोई भी खौफनाक घटना अक्सर एक बहुत ही नॉर्मल सी शुरुआत से जन्म लेती है। रमेश मजूमदार जी पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। रेलवे में उनकी सरकारी नौकरी लगी तो ट्रांसफर पहले हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ और फिर 1987 में दिल्ली। अब परिवार को साथ रखने और बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने दिल्ली में एक कमरा ढूंढना शुरू किया। और सच बताऊं तो यहीं से पहली बड़ी गलती होती है। रमेश जी को गांधीनगर में एक कमरा मिला। थोड़ा छोटा जरूर था, लेकिन उसका किराया इतना कम था कि कोई भी लालच में आ जाए। मकान मालिक की शर्त बस एक ही थी कि 2 महीने का किराया एडवांस चाहिए। रमेश जी ने बिना एक भी पल गवाए पैसे दे दिए। उन्हें लगा कि सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसी घर के ठीक पीछे वाली गली में उनकी सगी बहन रहती है। मुसीबत में परिवार के पास कोई अपना तो होगा। चलिए मैं आपको उस घर का नक्शा समझाता हूँ, क्योंकि यही वो जाल था जिसमें परिवार अनजाने में फंसने जा रहा था। घर में घुसते ही एक बड़ा सा खुला आंगन था जहाँ जामुन और आम के पेड़ लगे थे। नीचे बाईं तरफ मकान मालिक का अपना घर और बाथरूम था। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, ऊपर का माजरा। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर एक बड़ा कॉरिडोर था जहां सिर्फ 2 कमरे थे। एक कमरा रमेश जी के परिवार को मिला और ठीक उसके सामने वाला कमरा हमेशा बाहर से बंद रहता था, मतलब उस पर पक्का ताला जड़ा हुआ था। अब देखिए, इस घर में कदम रखते ही परिवार में 2 बिल्कुल अलग विचारधाराएं टकराने लगीं। एक तरफ रमेश जी थे, एकदम प्रैक्टिकल इंसान। उनका पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर था कि किराया कम है और बहन का घर पास है, इसलिए उन्होंने हर अजीब बात को सीधे नजरअंदाज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ थी उनके बड़े बेटे सार्थक की माँ। वो ना ऊर्जाओं को लेकर बहुत संवेदनशील थीं। जैसे ही उन्होंने उस घर में कदम रखा, उन्हें तुरंत एक अजीब सी घुटन और बेचैनी महसूस हुई। लेकिन घर के मुखिया ने इन शुरुआती चेतावनियों को पूरी तरह से वहम बता के खारिज कर दिया। भाग दो, खतरे की पहली घंटी। और सच कहूं तो ये बेचैनी कोई वहम नहीं थी। परिवार ने अभी अपने बैग ठीक से खोले भी नहीं थे कि उस घर ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। रमेश जी की अपनी बहन, जो उसी मोहल्ले में रहती थी, उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा था, हमने उस कमरे के बारे में बहुत कुछ अजीब सुना है, इसलिए कोई और जगह देख लो। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी चेतावनी थी, लेकिन सिर्फ कुछ पैसे बचाने के चक्कर में एक लोकल इंसान की इतनी गंभीर बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया गया। और नतीजा, शिफ्ट हुए अभी बस 5 दिन ही हुए थे कि पहली अजीब घटना घट गई। रमेश जी किसी काम से वापस रेवाड़ी गए हुए थे। शाम के करीब 7 बज रहे थे। सार्थक की माँ खुले दरवाजे के पास गैस स्टोव पर खाना बना रही थी, जहां एक पर्दा लगा था। अचानक उन्होंने एक परछाई देखी। कोई कॉरिडोर से गुजरा और उस सामने वाले बंद कमरे के अंदर चला गया। पहले तो माँ को लगा कि शायद रमेश जी अपना कोई सामान लेने जल्दी वापस आ गए हैं, लेकिन जब रमेश जी 1.5 घंटे बाद सच में घर आए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वही पुराना जवाब, तुम खामखा वहम कर रही हो। भाग 3, खौफ का बढ़ना। अब ये मामला गुजरती हुई परछाइयों से काफी आगे निकल चुका था। इन खौफनाक चीजों ने अब दिन के उजाले में भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। आपने बचपन में कहानियां तो सुनी होंगी ना। बंगाल में माता पिता अक्सर बच्चों को डराने के लिए एक काल्पनिक राक्षस का नाम लेते हैं, हौ। वो कहते हैं कि जल्दी खाना खा लो, नहीं तो हौ आ जाएगा। सार्थक की माँ भी अपने 2 साल के छोटे बेटे से मजाक में ऐसा ही कहती थी। लेकिन एक सुबह जब माँ नीचे कपड़े धोकर अचानक ऊपर आई तो उनके तो होश ही उड़ गए। उन्होंने देखा कि उनका 2 साल का बच्चा बेड पर बैठा सामने देखकर जोर जोर से हंस रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सच में कोई उसके सामने बैठा है और उसे हंसा रहा है। माँ को उसी पल एहसास हुआ कि कहानियों वाला वो हौ
वास्तव में उसी कमरे में उनके बच्चे के साथ मौजूद था। डर का ये सिलसिला यही नहीं रुका, अब चीजें फिजिकल होने लगी थीं। शाम 4 बजे जब सार्थक की माँ बच्चों के साथ सो रही थी तो किसी ने बहुत धीरे से उनके ऊपर से कंबल खींच लिया। उसी शाम कमरे की उस खिड़की पर किसी ने जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया, जो पीछे की गली में खुलती थी। अब ध्यान दीजिए, कमरा पहली मंजिल पर था, मतलब बाहर से किसी इंसान का बिना सीढ़ी के वहां तक पहुंचना नामुमकिन था। और तभी उस खिड़की के ठीक बाहर से एक बेहद गुस्से वाली, जानवरों जैसी गुर्राहट की आवाज आई। अब सबसे हैरान करने वाली बात सुनिए, जब इस डरी सहमी माँ ने मकान मालिक से इसकी शिकायत की तो उनका जवाब क्या था? अरे बच्चे ने बिल्ली देख ली होगी, हमारा घर बिल्कुल ठीक है। ये एक सफेद झूठ था। मकान मालिक जानबूझकर कुछ बहुत बड़ा छिपा रहे थे और उन्होंने एक अकेली माँ को अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उस खौफनाक घर में बिल्कुल असहाय छोड़ दिया था। भाग 4, टूटने की हद। एक हफ्ते के अंदर ही हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। अब हम उस हिंसक घटना को समझेंगे जिसने आखिरकार रमेश जी की सारी व्यवहारिकता को, उनके सारे लॉजिक को चकनाचूर कर दिया। संडे की सुबह थी। सार्थक और उसका छोटा भाई बेड पर थे और माँ नाश्ता बना रही थीं। अचानक 4 साल का सार्थक बेड से जोर से नीचे गिरता है और रोते हुए कहता है, मम्मी आपने मुझे धक्का क्यों दिया? माँ जब भागकर उसे चुप कराने की कोशिश कर रही होती हैं, तभी उनके कान के पास एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज आती है जो जान से मारने की धमकी देती है। खौफ के मारे माँ सार्थक को उठाकर तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागती है और तभी उन्हें पीछे से एक जोरदार धक्का लगता है। माँ और बेटा दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। सार्थक का सिर फट जाता है और खून बहने लगता है। और विडंबना देखिए, रमेश जी जब बाहर आते हैं तो वो अपनी पत्नी पर ही चिल्लाने लगते हैं कि वो एक बच्चे को ठीक से संभाल नहीं सकती। उसी दिन शाम को रमेश जी अपनी पत्नी और बच्चों को खाना खाने के लिए पीछे अपनी बहन के घर भेज देते हैं। अब वो घर में बिल्कुल अकेले थे। पीछे गली में खुलने वाली उसी खिड़की के पास एक कुर्सी पर बैठकर वो अपने गांव के लिए एक खत लिखने लगते हैं। घर में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा था। ये वो पल था जब रमेश जी का सामना सीधे उस वास्तविकता से होने वाला था जिससे वो पहले दिन से झुठलाते आ रहे थे। रमेश जी खत लिख ही रहे थे कि अचानक खिड़की पर फिर से खटखटाहट होती है। रमेश जी को लगता है कि पक्का कोई चोर है। वो तुरंत एक डंडा उठाते हैं और खिड़की पर जोर से मारते हैं। तभी कमरे की हवा अचानक बेहद भारी और ठंडी हो जाती है। जब वो पलटकर देखते हैं तो उनके शरीर का सारा खून सूख जाता है। उनके ठीक सामने एक लड़की हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, बाल पूरे चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसका चेहरा इतना खौफनाक था कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अब इस घटना की सबसे भयानक बात पर गौर कीजिए। हवा में तैरती हुई उस आत्मा ने रमेश जी की आंखों में देखा और ठीक वही शब्द दोहराए जो सुबह सार्थक की मां ने सुने थे। यहां से जिंदा जाना चाहते हो या मैं सबको मार दूं? सोचिए, जो रमेश जी कल तक हर बात को वहम बता रहे थे, इस घटना के बाद वो कमरे को ताला लगाकर सीधा अपनी बहन के घर भाग खड़े हुए। उनकी सारी समझदारी धरी की धरी रह गई। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पहले दिन वो घर में आए, 5वें दिन पहली परछाई दिखी, 8वें दिन माँ बेटे को सीढ़ियों से धक्का दिया गया और 9वें दिन रमेश जी ने मकान मालिक के सामने खड़े होकर अपने पैसे वापस मांगे और तुरंत घर खाली कर दिया। वो उस घर में सिर्फ 9 दिन ही टिक पाए। भाग 5, घर का काला सच। जब परिवार वहां से निकल गया और एक सुरक्षित जगह बस गया, तब जाकर उन्हें आस पड़ोस के लोगों से उस घर का और उस बंद कमरे का असली सच पता चला। तो आखिर उस ऊपर वाले बंद कमरे में छिपा क्या था? ऐसा क्या था जिसे मकान मालिक इतनी बेशर्मी से छिपाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी दूसरों की जान जोखिम में डालकर? सच्चाई ना डरावनी होने के साथ साथ बहुत दर्दनाक भी थी। वो ऊपर वाला कमरा मकान मालिक की 22 साल की बेटी का था। वो किसी लड़के से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता अपने झूठे अहंकार के चलते इसके सख्त खिलाफ थे। निराशा और डिप्रेशन में आकर उस लड़की ने उसी कमरे में आत्महत्या कर ली। लेकिन सबसे भयावह बात ये थी कि माता पिता ने समाज और लोकलाज के डर से उस लड़की का अंतिम संस्कार तक ठीक से नहीं किया था। और यही वजह थी कि उसकी आत्मा उस घर में और खासकर उस कमरे में एक भयंकर क्रोध और प्रतिशोध के साथ भटक रही थी। और क्या आपको पता है, रमेश जी का परिवार इस क्रोध का पहला शिकार नहीं था।
पड़ोसियों ने बताया कि कुछ महीने पहले वहां एक और परिवार किराए पर रहने आया था। उनका एक छोटा लड़का छत पर पतंग उड़ा रहा था। उसे भी उन्हीं अदृश्य हाथों ने छत की रेलिंग से नीचे धक्का दे दिया था। अस्पताल में दम तोड़ने से पहले उस बच्चे ने खुद बताया था कि उसे सामने से किसी ने धक्का दिया था। ये इस बात का साफ सबूत था कि वो आत्मा न सिर्फ डरा सकती थी, बल्कि वो सच में जान लेने की ताकत रखती थी। रमेश जी के परिवार की ये दास्तान हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। आखिर क्या होता है जब सस्ते किराए की कीमत किसी को अपनी जान देकर चुकानी पड़े? जब हमारी अपनी सहज बुद्धि और अंतर्ज्ञान हमें बार बार किसी खतरे का संकेत दे रहे हों, तो सिर्फ कुछ पैसों या मामूली सुविधाओं के लिए उन्हें नज़रअंदाज करना कितना बड़ा जोखिम हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।